प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी शरणदाता कहानी के बारे में जानेंगे। शरणदाता कहानी अज्ञेय जी द्वारा विरचित है, जिसका प्रकाशन 1948 में हुआ था। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तार सप्तक के संपादन की है, जिन्होंने 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया। उनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो काफ़ी चर्चित हैं, जैसे भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। उनका यात्रा वृत्तांत अरे यायावर याद रहेगा, जो कि स्वदेश पर आधारित है, और एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृत्तांत है जो कि विदेश यात्रा पर आधारित है। इसके अलावा उन्होंने निबंध भी लिखे और त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, ये सब निबंध भी लिखे हैं। और उनका एक नाटक भी है उत्तर प्रियदर्शी, और इसके साथ साथ ही उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया। चलिए आगे हम शरणदाता कहानी के बारे में। शरणदाता कहानी का प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी में है। यह कहानी अज्ञेय जी के ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी में और भी कहानियाँ, मतलब इस कहानी संग्रह में और अन्य भी कहानी संग्रह हैं, जैसे लेटर बॉक्स, बदला, रमंत्री देवता, मुस्लिम भाई भाई और शरणदाता। कुल मिलाकर इस कहानी संग्रह में 5 कहानियाँ सम्मिलित हैं, और ये शरणदाता कहानी देश के विभाजन पर आधारित है। और इसके प्रमुख देविंदर लाल, रफ़ीकुद्दीन जो पेशे से वकील हैं, शेख अताउल्ला जो हेड क्लर्क पुलिस दफ्तर में हैं, जैबुन्निसा जो अताउल्ला की पुत्री है, आबिद मियाँ अताउल्ला का पुत्र है। ये कहानी देश विभाजन पर आधारित है। देविंदर लाल और रफ़ीकुद्दीन दोनों पड़ोसी और पुराने मित्र थे। मित्रों, चलिए अब कहानी का वाचन करते हैं। यह कहानी पहले भी बता चुकी हूँ कि देश विभाजन पर आधारित है, और कहानी का जो प्रारंभ है वो लाहौर से प्रारंभ होता है। चलिए। यह कभी हो ही नहीं सकता देविंदर लाल जी। रफ़ीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता देविंदर लाल जी। देविंदर लाल जी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी जताते हुए कहा, सब लोग चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है, तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को सुबह की नज़र से देखता है। आप तो मोहल्ले के सरबराह हैं, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना है। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदात हो रही है। रफ़ीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही घर में पनाह गर्जी हो जाएं। हम तो आपको जाने ना देंगे, बल्कि ज़बरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी फ़र्ज मानता हूँ कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे और उन्हें घर छोड़ कर भागने ना दे। हम पड़ोसी की हिफाजत ना कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कोई हिंदू भी, जहाँ उनकी बहुतायत है, ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। आप ना जाइए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर बस। देविंदर लाल के पड़ोस के हिंदू परिवार
धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह है कि दोपहर शाम जब कभी साक्षात होता, देविंदर लाल पूछते, कहो लाल जी या बाऊजी या पंडित जी, क्या सलाह बढ़ाई है आपने? और वे उत्तर देते, जी सलाह क्या बड़ा जी है, यही कह रहे हैं देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देविंदर लाल देखते कि वे चुपचाप जरूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं, कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई थी कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गूजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक ओर गूजर की भैंसें, दूसरी ओर कई छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी देविंदर और रफ़ीकुद्दीन के मकानों के बीच के मकान खाली थे और रफ़ीकुद्दीन के मकान के बाद मोजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देविंदर लाल और रफ़ीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। अंत में जब एक दिन देविंदर लाल ने जताया कि वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तब रफ़ीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देविंदर लाल जी आप भी? रफ़ीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देविंदर लाल रह गए। तब यह तय हुआ कि अगर खुदा न करे कोई खतरे की बात हुई भी तो रफ़ीकुद्दीन उन्हें पहले ही खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतजाम भी कर देंगे। चाहे जैसे हो, देविंदर लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर मायके गई हुई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी ना आए, वही रह गए देविंदर और उनका पहाड़िया नौकर संतू। किंतु यह व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा संतू भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी, धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफ़ीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मारकाट हो रही है और थोड़ी देर में मोजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंद कर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है देविंदर लाल, अपनी ज़रूरी और कीमती सामान ले लें और उनके साथ उनके घर चलें। यह बला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। कीमती सामान कुछ था नहीं, गहना छन्ना सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और ज़्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। यूँ गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की हर चीज़ कीमती मालूम होती है। देविंदर लाल घंटे भर बाद ट्रंक बिस्तर के साथ रफ़ीकुद्दीन के यहाँ जा पहुँचे। तीसरे पैर उन्होंने देखा हुल्लड़ मोजंग में आ पहुंचा है। शाम होते होते उनकी निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए आंखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लुट गया। रात को जहां तहां लपटें उठने लगी और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गला घोटू हो गई। रफ़ीकुद्दीन भी आंखों में प्रयास लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी था देखने को और आज़ादी के नाम पर यह हल्ला। लेकिन खुदा जिसे घर से निकालता है उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता। देविंदर लाल घर से बाहर तो निकल ही न सकते, रफ़ीकुद्दीन ही आते जाते। काम करने का तो वातावरण ही नहीं था। वे घूम घाम आते, बाजार कर आते और शहर की खबर ले आते, देविंदर को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना किया करते। देविंदर ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफ़ीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का और कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर है, जिसे वह नाम नहीं दे सकता। थकान, उदासी, विरक्ति, पराजय, न जाने। शहर तो वीरान हो गया था, जहाँ तहाँ लाशें सड़ने लगी, घर लुट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे, यह प्रार्थना लेकर कि वे मोहल्ले में जावें। उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और मरीज भी देख सकेंगे। वे 2 मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के ही एक रिश्तेदार में पीठ में छुरा भोंक दिया। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के एक कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर में जगह दी थी, जिनके घर बार सब लुट चुके थे। पुलिस को उसने खबर दी थी कि वे निराश्रित उसके घर टिके हैं, हो सके तो उनके घरों और माल की हिफाजत की जाए। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई और घर में आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही साथ किए गए। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वह और 3 स्त्रियां मारी गईं।
उसकी माँ और स्त्री घायल होकर गिर गई और सड़क पर पड़ी रही। विषाक्त वातावरण द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े विष फैलाने को, संप्रदायों को अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देविंदर लाल को अचानक लगता है कि वह रफीकुद्दीन ही गलत है जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस और जल रहा है। और वे लक्ष्य करते हैं कि वह अस्पष्ट स्वर जो कि रफीकुद्दीन की बातों में पाते थे, धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता है, एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास के गांव के और अमृतसर शहर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां से वे सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सकें, और 200-250 आदमी किरपाने निकालकर उन्हें घेर में लेकर स्टेशन पहुंचाए। किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। घटना सुनकर रफीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। या तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाया। इसकी दाद देनी चाहिए, उन्हें पहुंचा आए। देविंदर लाल ने हामी भरी, लेकिन साहस, पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नज़र से रफीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफीकुद्दीन से मिलने आए। रफीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर दिए। 1.5-2 घंटे तक बातें हुई। सारी बात प्रायः धीरे धीरे ही हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता और एक आध शब्द देविंदर लाल के कान में पड़ जाता, बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम। वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयास पूर्वक नहीं की। 2 घंटे बाद जब उनको विदा करके रफीकुद्दीन बैठक से निकल आए, तब भी उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। पर जब रफीकुद्दीन उनकी ओर न देखकर खिंचा हुआ चेहरा झुकाए उनकी बगल से निकलकर बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे न रहा गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफ़ीक साहब, खैर तो है? रफीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं, फिर आंखें झुका ली। अब देविंदर लाल ने कहा, मैं समझता हूँ मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और ख़तरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए, मेरे लिए आप जोखिम में ना पड़ें। आपने जो किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका एहसान। रफीकुद्दीन ने दोनों हाथ देविंदर लाल के कंधे पर रख दिए, कहा, देविंदर लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी, फिर वह सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देविंदर लाल ने फिर सवाल उठाया, बोले, आप खुशी से ना जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बतलाइए, आपसे उन्होंने क्या कहा? धमकियां देते रहें और क्या? फिर भी क्या धमकी? आखिर धमकी को भी क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए, हल्ला करना ना मिलेगा तो आग लगाकर लेंगे। ऐसा तभी तो मैं कहता हूँ मैं चला। मैं इस वक्त अकेला आदमी हूँ, कहीं निकल ही जाऊँगा। आप घर बार वाले आदमी, ये लोग तो सब तबाह कर डालने पर तुले हैं, गुंडे हैं बिल्कुल। मैं आज की चला जाऊँगा। यह कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने से हम ही ने रोका था, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला चाहकर ही रोका था, उसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं। आप जावेंगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं, यह नामुमकिन बात है। किंतु बहस के बाद तय हुआ कि देविंदर लाल वहाँ से टल जाएंगे। रफीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके एक और मुसलमान दोस्त ने यहाँ छिपकर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहाँ तकलीफ़ तो होगी पर ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि देविंदर लाल घर में रहेंगे। वहाँ पर रहकर जान की हिफाजत तो रहेगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकलने का। देविंदर लाल शेख अताउल्ला के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों के झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज की बगल में एक कोठरी थी जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद यह ड्राइवर के रहने के काम आती हो। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ के किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ। गैराज के बाहर लोह की चादर का मजबूत फाटक था जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड्ढा सा खुदा था, जिसकी एक ओर चूना मिली मिट्टी का ढेर और एक मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे का उपयोग समझते देर न लगी। देविंदर लाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वे हतबुद्धि खड़े रहे। यह है आज़ादी?
पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई कैद कर रहे हैं, क्योंकि वे आज़ादी के लिए ही लड़ना रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा और उन्होंने गैराज, कोठरी, आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वे अपने लिए कर सकते हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होगी, ज़्यादा नहीं, बीच का किवाड़ बंद, काम चलाऊं। रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आ जाती है, क्योंकि आंगन की एक ओर सामने की दुकान की कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके, लेकिन पढ़ने को है ही कुछ नहीं, यह तो ध्यान ही ना रहा था। देविंदर लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप रहना हो। लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। यह भी न होती तो कोठरी में मकड़ी, चींटी आदि का अध्ययन करके। उन्होंने एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधुभाव हो सकता है, यह उनका मन किसी तरह नहीं स्वीकार कर पाया। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे, आज़ाद देश का आकाश, और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं, धूपेन धापयामाहा, लाल चंदन, रक्त चंदन। अचानक इन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी, एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहाँ बिलार आता है वहाँ अकेलापन नहीं। देविंदर लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना खाता था, यो वे दावत 2 वक्त के लिए काफ़ी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। एक जवान लड़का ये सब लाता था, जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देविंदर लाल ने अनुमान किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देविंदर लाल ने पहले दिन पूछा था कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से इन्हें देख लिया था। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ या नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया था। और सब खैरियत, तो फिर सिर हिलाया था। हाँ, देविंदर लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो एक ही बार खा लेना चाहिए, यह सोचकर वे डरकर खा लेते थे और बाकी बिलार को दे देते थे। बिलार खूब हिल गया था, यानी एकदम घुल मिल गया था। आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता, फिर हड्डी बड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता। या ऊब जाता तो देविंदर लाल के पास आकर घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे, यानी व्यायाम वगैरह, कि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गौरैया देखते, कभी दूर से कबूतर से गुटुरगु सुनते, और कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग अलग आवाज़ें थी, पहचानने लगे थे, और 3-4 दिन में वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज़ थी, जनाना मतलब स्त्री की आवाज़ थी, शेख साहब की बीबी की, और एक तीखी जनाना आवाज़ थी जिसके स्वर में वह का खुदरापन था। घर की कोई और स्त्री, बुजुर्ग, एक विनीत युवा स्वर था जो प्रायः पहली आवाज़ की जैबू, जैबुनी पुकार के उत्तर में बोलता था, और इसलिए शेख साहब की लड़की जैबुन निसा का स्वर था। 2 मर्दाना आवाज़ें भी सुन पड़ती थी, एक तो आबिद मियाँ की, जो शेख साहब का लड़का हुआ, और जो इसलिए वही लड़का है जो खाना लेकर आता है, और एक बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज़ तो शेख साहब की आवाज़ है। इस आवाज़ को देविंदर लाल सुन तो सकते, लेकिन इसकी बात के शब्दाकार कभी पहचान में ना आते। दूर से तीखी आवाज़ों के बोल ही स्पष्ट समझ में आते। जैबू की आवाज़ से देविंदर लाल का लगाव था, घर की युवती लड़की की आवाज़ थी। इस स्वाभाविक आकर्षण से ही नहीं, वह विनीत भी थी, इसलिए मन ही मन वे जैबुन निसा के बारे में अपने ऊहापोह का रोमानी खेलवाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिझक भी लेते थे। पर अक्सर वे यह भी सोचते कि क्या यह आवाज़ भी लोगों में फ़िरका परस्ती का जहर भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देविंदर लाल को यहाँ लाते समय रफ़ीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है। यह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत से उपद्रवियों की जड़ भी होता है। ऐसे घर में लोग जहर फैलाने वाले हों तो अचंबा क्या। लेकिन खाते वक्त भी वे सोचते, खाने में कौन सी चीज़ किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वे जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदरी आवाज़ वाली स्त्री का रहता था, पर परोसना शायद जैबुन निसा के ही जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देविंदर लाल खाना खाते और कुछ ज़्यादा ही खा लेते। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानों
रोटी के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल के जीवन की एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार शाह टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया तब देवेंद्र लाल क्षण भर उसे देखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने सी लगी थी। उन्होंने एक आध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का एक दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर दो एक फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौंके। तीन एक फुलकों की तह के बीच में एक कागज की पुड़िया सी थी। देवेंद्र लाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देवेंद्र लाल उसे फिर गोल करके फेंक देने ही वाले थे कि हाथ ठिठक गया। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर लिखा था केवल एक सतर, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देवेंद्र लाल ने कागज की चिंदियों को मसला, कोठरी से गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा, सन्न रहा। केवल एक नाम उसके भीतर सा खोया सा चक्कर काटता रहा, जैबू जैबू जैबू। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास जाकर खड़े हो गए। यह उनका खाना है देवेंद्र लाल का, मित्र के नहीं तो मित्र के यहाँ से आया है, और उनके मेजबान के, उनके आश्रयदाता के, जैबू के पिता के। कुत्ता यहाँ कहाँ है? देवेंद्र लाल टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सर की बिलार बैठा था। देवेंद्र लाल ने बुलाया। वह लपक कर कंधे पर आ रहा था। देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिया और पीठ सहलाने लगा। वह घुरघुराने लगा। देवेंद्र लाल कोठरी में गए। थोड़ी देर बिलार को पुकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का, है ना? वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता नहीं हूँ, पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं, पता नहीं, यह तो जानना है। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वे पता नहीं चाहते हैं कि नहीं। नहीं, सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज़ मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ, यह ठीक है, लो खाओ। बिलार ने मांस खाया, हड्डी झपटना चाहता था, पर देवेंद्र लाल ने उसे गोदी में लिए ही रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देवेंद्र लाल उसे गोदी में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है खाद्य अखाद्य का, नहीं तो वे बचते कैसे? सब जानवरों में होता है, और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीने वाली है। तभी तो कुत्ते की तरह पलती नहीं। बिल्ली जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है। यो बिल्ली बड़ी मछली खा ले जिसे इंसान ना खाए, वह और बात है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता गुर्राता सा कूद कर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने आप से ही लड़ने की आवाज़ आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणित हुआ। फिर एक करुण रिहाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई सी कराह में, फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में मर गया। देवेंद्र लाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ दिखता हो सो नहीं, पर देवेंद्र लाल जी की आंखें निस्पंद उसे देखती रही। आज़ादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र। एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय और विष दिया, और साथ में चेतावनी की विष दिया जा रहा है। देवेंद्र लाल का मन ग्लानि से उमड़ आया। इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता है। देवेंद्र लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया। 2 घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रंक खोला। एक बार सरसरी दृष्टि से सब चीज़ों को देखा। फिर ऊपर के खाने से 2 एक कागज़, 2 एक फ़ोटो, एक सेविंग बैंक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना। फिर वे आंगन की दीवार पर चढ़कर बाहर फांद गए और बाहर सड़क पर निकल आए। वे स्वयं नहीं जान सके कि कैसे। इसके बाद की घटना नहीं, घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगति, मानव पर किसी शक्ति की, कह लीजिए काल या प्रकृति या सहयोग या दैव या भगवान की बुनाई हुई संगति है। इसलिए मानव को सहसा नहीं भी दिखती। इसलिए इसके बाद जो कुछ हुआ और जैसे हुआ वो बताना जरूरी नहीं। इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देवेंद्र लाल अपना पता देकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे, तब एक दिन उन्हें लाहौर की मुहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली।
आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मनाती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाएं। अब्बा ने जो किया था या करना चाहा था उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और यह भी याद शायद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं, सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज। देविंदर लाल की स्मृति में शेख उल्लाह की चर्बी से चिकनी भारी आवाज़ गूंज गई, जैबू जैबू। और फिर गैराज की छत पर झटपटा कर धीरे धीरे शांत होने वाली बिलार की वह दर्द भरी कराह जो केवल एक लंबी सांस बनकर चुप हो गई थी। उन्होंने चिट्ठी को छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दी।